हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 मानव जन्म के अति लघुत्तरीय प्रश्न जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध मुक्त करता है, उसका स्रोत बताइए। तो शिशु का मतलब होता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके जो ग्रंथियां होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां, उनसे गाढ़ा पीला दूध निकलता है। तो एक हार्मोन के द्वारा उसको जो है उत्तेजित किया जाता है ताकि वो दूध निकले। ये हमें बताना है कौन सा हार्मोन होता है और दूसरा उसका स्रोत बताना है। तो जो दुग्ध स्रावित करता है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो शिशु जन्म के बाद दुग्ध मुक्त करता है। इसका जो स्रोत है ये पीयूष ग्रंथि से, कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। अब बात यहाँ पे आती है पीयूष ग्रंथि की। तो पीयूष ग्रंथि एक प्रकार की इंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये जो है मटर के दाने के समान होती है। इसकी जो संरचना होती है मटर के दाने के समान होती है। और इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। और ये उपस्थिति कहाँ होती है? मस्तिष्क जो होता है मनुष्य का मस्तिष्क के नीचे वाले भाग में जो हाइपोथैलेमस भाग होता है उसके अग्रपिंड पे ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। और वहां से प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावण होता है जिससे दुग्ध उत्प्रेरित होता है मुक्त होने के लिए। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शिशु जन्म के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध मुक्त करता है और इसकी उपस्थिति पीयूष ग्रंथि में होती है। पीयूष ग्रंथि हमने बताया इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। और ये मनुष्य के मस्तिष्क के नीचे हाइपोथैलेमस के अग्र पिंड पर जो है उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वृषण के 2 कार्य लिखिए। वृषण एक महत्वपूर्ण नर जननांग है और वृषण का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना पहला काम है। टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन्स हार्मोन्स होते हैं और ये एक प्रकार का नर लैंगिक हार्मोन होता है जिसका काम हम कल बता चुके हैं। जिसका काम क्या होता है? स्पर्म को उत्पादन करना। ठीक है, ये मेन काम इसका होता है। दूसरा जो काम होता है नर युग्मक का निर्माण करना। नर युग्मक का निर्माण करना ये किसका काम होता है? वृषण का काम होता है। तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखने प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। अथवा ये दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है, सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। तो ये जो अथवा में क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन से ही आप लोग समझ गए होंगे कि उन कोशिकाओं का नाम क्या है? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिकाएं एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। अब बात कर लेते हैं सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं इनकी उपस्थिति कहाँ होती है। तो ये वृषण की जो शुक्रजन नलिका होती है, वृषण की शुक्रजन नलिका में उपस्थित होती हैं, यानी स्थित होती हैं, जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। अब ये जो शुक्राणु होते हैं ये पोषण कैसे प्रदान करते हैं? तो जैसे मान लीजिए एक सर्टोली कोशिका है, तो जो शुक्राणु होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। आगे क्रोमोसोम वाला भाग होता है इस तरीके से,
पीछे बॉडी होती है, फिर ये टेल होती है। इस तरीके से एक शुक्राणु होती है। तो जो ये एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट, ये सर्टोली कोशिका में धसी रहती है और यहां से अपना पोषण प्राप्त करती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं? सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं को इस तरह और इस तरह दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। तो सर्टोली कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं और ये वृषण के शुक्रजन नलिका में उपस्थित होती हैं। जो शुक्राणु होते हैं ये सर्टोली कोशिकाओं में एक्रोसोम की सहायता से धसे रहते हैं और वहां से अपना ये पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्तोचक्र क्या है, और ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आर्तोचक्र क्या है? आर्तोचक्र को मासिक चक्र या मासिक धर्म भी कहते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं आर्तोचक्र क्या होता है। तो जो मादा होती है, मनुष्य जाति की जो मादा होती है, मादा का जो जन्म काल जब से स्टार्ट होता है तब से ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, और ये समाप्त कब होता है? जब जन्म काल समाप्त होता है तब ये ऋतुस्राव जो है बंद हो जाता है। तो होता क्या है इस काल में कि हर महीने मादा के गर्भाशय में फिम्बरी से अंडाणु निकलते हैं, यानी अंडे का निर्माण होता है। तो जब निषेचन नहीं होता है, निषेचन न होने की स्थिति में क्या होता है कि जो गर्भाशय की दीवार होती है और अंडाशय जो होता है, इसके बीच में चक्रीय परिवर्तन होता रहता है, और इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? आर्तोचक्र कहते हैं। किसके किसके बीच में? गर्भाशय की दीवार और अंडाशय के बीच एक चक्रीय परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक चक्रीय परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन को जो है आर्तोचक्र कहा जाता है। ये मासिक धर्म के नाम से, मासिक चक्र के नाम से या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफियन पुटिका फट कर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करती है। मोचित का मतलब हमको पहले समझना है। मोचित का मतलब होता है बाहर करना, है ना, निकालना, ठीक है। अंडाशय से किसको निकालना? अंडक को, यानी कि अंडकोशिका को। तो उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग या फिर डिंबोत्सर्ग, है ना। उसको जो है अंडोत्सर्ग या डिंबोत्सर्ग बोलते हैं। उस प्रक्रिया का नाम है अंडोत्सर्ग या डिंबोत्सर्ग, जिसमें ग्राफियन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। 2019 की परीक्षा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, जब एक मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और दूसरा है फीमेल गैमीट यानी कि अंडकोशिका, अंडकोशिका और जो स्पर्म होता है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उसके पूर्व एक प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या है? एक प्रकार के पदार्थ है। तो जो मादा का अंडाणु होता है उसकी बाहरी दीवार से एक पदार्थ निकलता है, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजिंग, और दूसरा पदार्थ निकलता है स्पर्म से, यानी नर युग्मक से। नर युग्मक से निकलता क्या है? एंटी फर्टिलाइजिंग। माता के अंडाणु से फर्टिलाइजिंग निकल करके शुक्राणु के एंटी फर्टिलाइजिंग से जाकर के क्रिया करता है, और इसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन तथा एंटी फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। जिससे क्या होता है? दोनों निषेचित हो जाते हैं, आसंजन कर लेते हैं दोनों, ठीक है मेरे बच्चों। ये आपको आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु से फर्टिलाइजिंग निकलकर शुक्राणुओं के एंटी फर्टिलाइजिंग से क्रिया करता है, जिससे दोनों आपस में आसंजन हो जाते हैं या फिर दोनों निषेचित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है? शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व? सबसे पहले हम जानेंगे एक्रोसोम क्या होता है। इस प्रकार की कुछ ऐसी संरचना होती है। अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि शुक्राणु की संरचना डिटेल में किस तरह होती है। तो ये जो आगे वाला पार्ट होता है, मानव का जो नर का जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में जो न्यूक्लियस के आगे वाला पार्ट होता है, जो टोपी जैसी संरचना होती है,
जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक्रोसोम कहते हैं। और एक्रोसोम से एक ऐसे एंजाइम का श्रावण होता है जिसका नाम हाइल्यूरोनिडेज। क्या नाम है? हाइल्यूरोनिडेज। ये एक ऐसा एंजाइम होता है, जब ये अंडाणु के पास तैरते हुए जाता है तो जो अंडाणु होता है, जो अंडा होता है मादा का, उस ये 2 लेयर का होता है। तो जो बाहरी वाली लेयर होती है थोड़ा हार्ड होती है। ये जो एक्रोसोम है इसने क्या किया? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम श्रावण किया। और जैसे ये एंजाइम श्रावण करता है, ये अंडाणु के पास जाता है तो ऊपर की जो लेयर होती है, बाह्य भित्ति जो होती है अंडाणु की, इसको गलाने का काम करता है। क्या करता है? इसको गलाने का काम करता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचित हो जाते हैं। तो जो एक्रोसोम, इसका काम क्या है? मनुष्य का, यानी कि जो नर मनुष्य होता है उसमें जो स्पर्म यानी कि शुक्राणु की संरचना में आगे वाला जो भाग होता है न्यूक्लियस के, उसको एक्रोसोम कहा जाता है। और एक्रोसोम से हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम स्रावित करता है एक्रोसोम, जिससे अंडाणु की बाहरी दीवार को ये गला सके और स्पर्म और ओवा यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल करके निषेचन क्रिया कर सके। ठीक है, तो ये आज के हमारे 7 क्वेश्चन हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।